मात बना मेरे जिस्म का मालिक। मेरा नाम इशरत बेगम है। मैं 35 साल की एक खूबसूरत खतून हूँ। मेरी शादी 15 साल की उम्र में ही कर दी गई, क्योंकि हमारे यहाँ ये रवाज है कि बेटी जवान होते ही उसकी शादी करवा दी जाती है। इसलिए इस वक्त मेरे जवान बच्चे भी हैं, मगर उसके बावजूद भी मैंने अपने आप को इस तरह संभाल के रखा हुआ है कि मैं अभी भी एक खूबसूरत जिस्म की मालिक हूँ। मेरा सीना जिस्म के लिहाज से काफी बड़ा है। मेरा कद 5.6 इंच, लंबा नाजुक जिस्म और लंबी और सडूल टांगे हैं। एक दिन मेरी बेटी शाजिया मेरे सामने बैठी थी और मैं परेशानी के आलम में उसकी शक्ल तक रही थी। मेरी बच्ची की आंखों में आंसू थे और मैं जानती थी कि उसका दिल बहुत छोटा सा है। जरा सी कोई ऊंच नीच हो तो उसका दिल टूट जाता है। और आज वो जिस मुसीबत से दो चार हुई थी तो उस पर तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं। मेरी इकलौती बेटी तो मेरे पास शहजादियों की तरह पली थी। शाजिया की शादी को 3 ही महीने हुए थे जब वसीम का रिश्ता शाजिया के लिए आया। और मैंने जब वसीम को देखा तो वसीम मुझे पहली ही नजर में भाग गए। बाकी देख परख मेरे मियाँ और देवरों ने कर ली थी और वो हर तरह से मुतमिन थे, लेकिन मेरी नजर भी अपने दामाद वसीम के शराफत भरे चेहरे से धोखा खा गई। मैं ये नहीं जानती थी कि वसीम की नजर मुझ पर थी और वो मेरे साथ वो काम करना चाहता था कि जिसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। वसीम एक हैंडसम और कसरती जिस्म का मालिक था और हर लिहाज से मेरी बेटी का शोहर बनने के लिए सही था। और यूं सिर्फ 3 माह के अरसे में ही शाजिया की शादी वसीम से कर दी गई। शादी के दिन शुरू के तो बहुत ही प्यारे गुजरे थे। बच्ची मेके आती तो उसके चेहरे पर जैसी मुस्कुराहट बिखरी होती, खुशी और मुसरत उसके अंग अंग से फूट रही होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वसीम के रवैये में तब्दीली आती गई और उसका रवैया शाजिया से सर्द होता गया। पहले पहल तो मैंने उसको कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका था। मैं बेटी की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सो मैंने वसीम से बात करने का फैसला कर लिया और आज दोपहर को मैंने वसीम को घर बुलवा लिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वसीम यानी मेरे दामाद की नीयत मुझ पर खराब हो चुकी थी। मैंने उसको दोपहर के वक्त इसलिए बुलाया था क्योंकि दोपहर के वक्त मेरे मियाँ जो कि बीमार रहते हैं वो सो रहे होते हैं और मेरे दोनों बेटे रिजवान और इमरान अपने अपने ऑफिस में होते हैं। और मैं वसीम से अकेले में मिलना चाहती थी ताकि उसे अच्छे से समझा सकूं। तकरीबन 3 बजे दरवाजे की बेल बजी जो कि वसीम ने बजाई थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वसीम खड़ा था। मैं वसीम को ड्राइंग रूम में ले आई, उसको बिठाया और उसके लिए कुछ नाश्ते का सामान मेज पर सजा दिया। वसीम, क्या बात है? मुझे पता चला कि तुम्हारा रवैया शाजिया से कुछ सख्त है, क्या कोई बात हुई है? मैंने उनके बिल्कुल करीब होकर राजदारी से दरियाफ्त किया और उसके जवाब में वसीम ने जो कुछ कहा मुझे सुनकर यकीन नहीं आ रहा था। मैं हैरत और ताज्जुब के मारे बुत बनकर उनकी शक्ल देख रही थी। वसीम कह रहे थे कि बात ये है कि मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की है, क्योंकि मुझे तो आप अच्छी लगी थी। जाहिर है कि मैं तो वसीम से शादी नहीं कर सकती थी। मेरे मियाँ मौजूद थे और मेरे बच्चे जवान थे, यानी मुझ तक पहुँचने के लिए मेरी बेटी को चारा बनाया गया था। मैं आपको पाना चाहता हूँ इशरत बेगम, मुझको आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वसीम के मुस्कुराते कहे हुए अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे और मैं गुमसुम बैठी थी कि जैसे काटूं तो बदन में लहू ना निकले। वसीम, ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारी बीवी की माँ हूँ। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जानता हूँ आप मेरी सास हैं, लेकिन आप एक औरत भी तो हैं और मेरी तलब हर रिश्ते नाते से आजाद है। और मैंने आपको साफ अल्फाज में बता दिया है कि मैंने ये शादी सिर्फ आपको हासिल करने के लिए
की है। वसीम ने मेरा हाथ थाम कर कहा और उसके साथ ही उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने करीब कर लिया। मैं घबरा सी गई और वसीम को कहने लगी कि वसीम, ये क्या कर रहे हो? मैंने खुद को उससे अलग किया। अगर आप मुझे ना मिली तो याद रखिएगा कि मेरा और शाजिया का ताल्लुक ऐसा ही नाम का रहेगा, बस। और गोया उन्होंने दो टोक अल्फाज धमकी दे दी। वसीम, बात को समझने की कोशिश करो। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मुझे अंदाजा हो रहा था कि अगर दामाद की आरजू पूरी ना हुई तो बेटी को तलाक भी हो सकती है। इतने में वो कहने लगा कि मुझको जो बताना था मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी। और इतना कहकर वो उठा और बेनियाजी से चला गया और मैं सोचों के समंदर में गरी रह गई थी। एक तरफ दामाद की ख्वाहिश थी और उसमें जितनी शिद्दत मैं देख चुकी थी, उसके बाद कुछ पूछना या समझना बेकार ही था। दूसरी तरफ बेटी थी। अगर वसीम की आरज़ू पूरी ना हुई तो मेरी बेटी का घर बर्बाद होना यकीनी था। उस चेतान नमा मेरे दिमाग वसीम ने मुझे ऐसी उलझन में डाल दिया था कि मैं सोच सोच के परेशान हो रही थी कि आखिर वसीम को क्या जवाब देना चाहिए। इसमें कोई शक न था कि मैं एक खूबसूरत और जाजिब नजर औरत हूँ। शोहर बीमार रहते थे और यही वजह है कि मैं अपनी जिनसी जिंदगी में एक मर्द की कमी शिद्दत से महसूस करती थी। मेरा भी दिल था जो चाहता था कि कोई मुझे खूब शिद्दत से मोहब्बत करे और मेरी किस्मत कि ये मर्द मेरे सामने आ चुका था। लेकिन किस रूप में सामने आया था? दामाद के। मैं शशोपंज में थी। बात ऐसी थी कि किसी से मशवरा भी नहीं कर सकती थी। कोई सुनता तो क्या कहता, लिहाजा ये फैसला मुझे ही करना था कि बेटी का घर बर्बाद होने दिया जाए या दामाद जिसके साथ बेलबास होकर जिनसी ताल्लुकात की सारी हदें पार कर ली जाएं। और बिला आखिर मैंने बेटी का घर बचाने का फैसला कर लिया। मैंने वसीम को फोन लगाया तो उसने फोन रिसीव किया। वसीम, मुझे अपनी बच्ची का घर बचाने के लिए तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे इस बात की जमानत दो कि तुम्हारा रवैया शाजिया के साथ पहले जैसा ही हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप उसकी फिक्र न करें। जब वजह ही नहीं रहेगी सर्द मोहरी की तो मूड तो अपने आप ही सही होना ही है ना। वो अपनी फतह पर मुस्कुरा रहा था और मैं गुमसुम थी। लेकिन मेरी एक शर्त है वसीम, इस बार मैंने हिम्मत करके कहा। जी कहिए, उनकी आवाज गूंजी। वसीम, तुमको जो करना है कर लो, मैं वो सब कुछ करूंगी जो तुम चाहती हो, लेकिन सिर्फ एक बार तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर, अपनी बेटी की खातिर। बस देखो, मैं तुम्हारी बात रख रही हूँ ना, अब तुम भी मेरी बात रखना और उसके बाद मेरी बेटी को कोई गम न देना। और इतना ही कहकर फोन टेबल पर रखकर मैं सोफे की पुश्त पर सर टका आंखें बंद करके बैठ गई। आंसू मेरी आंखों में डबडबाने लगे। 2 दिन गुजर चुके थे, मुझको वसीम से हामी भरे हुए और मैं बैठी यही सोच रही थी, जो काम करना है वो तो करना ही है। सो दामाद से दरियाफ्त किया जाए कि वो कब अपनी सास को नोश फरमाना पसंद करेंगे। वसीम को फोन लगा चुकी थी मैं। तीसरी बेल पर उन्होंने फोन रिसीव किया। जी जनाब कहिए, उनकी शोक आवाज उभरी। वसीम, मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। मैं चाहती हूँ तुम मुझको बता दो कब और कहाँ। मैंने साफ और सपाट लबो लहजे में कहा, आप दोपहर को फारिग होती हैं ना? आप ये करें, घर आ जाएं मेरे पास। ठीक है, वो खुशी खुशी बोले, लेकिन घर में शाजिया मौजूद होगी, उसकी मौजूदगी में ये सब करोगे मेरे साथ? मैंने जल कर कहा, जी नहीं, बात ये है कि शाजिया कल 11 बजे ही पड़ोस वालों के साथ फार्म हाउस जा रही है और मैं घर पर बिल्कुल अकेला ही रहूंगा। उन्होंने पूरी बात बताई और अच्छा ठीक है, शाजिया के निकलते ही मुझे कॉल करके बता देना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। और इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया और दूसरे दिन दोपहर के वक्त मैं तैयार थी। नहाकर कपड़े बदलकर मैं हल्का सा मेकअप करके अपने आप को आईने में देख रही थी। मैं बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी। जाहिर है कि मैं जो काम करने के लिए जा रही थी वो गलत था, मगर मैं मजबूर थी। अगर उजाड़ वीरान हालत में जाती
तो शायद वसीम आपे से बाहर ही ना हो जाते और आधे घंटे बाद ही मैं वसीम के सामने थी। बेटी पड़ोस के लोगों के साथ पिकनिक पर जा चुकी थी और साथ ही वसीम भी नहा धोकर तैयार थे। वो मुझको अपने साथ अपने बेडरूम में ही लेकर आ गए। मैं उनके साथ ही बेड पर बैठी थी। वसीम मेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक ले आए जो मैंने उनसे लेकर फौरन ही अपने लबों से लगा लिया और गिलास खाली कर दिया। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। मैंने सवालिया निगाहों से वसीम की तरफ देखा कि वो क्या चाहते हैं और गालबन वो मेरा मतलब जान गए थे। यही वजह है कि वो मेरे पास ही नीम दराज थे। वसीम, तुमको मेरी बात याद है ना? मैंने एक लम्हे के लिए उनको रोकर कहा, जी मुझे आपकी शर्त और अपना वादा याद है। उन्होंने फौरन ही जवाब दिया। मेरी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अंग अंग में बिजलियां सी दौड़ती महसूस हो रही थी और मैंने वसीम से अपने रिश्ते नाते का लिहाज एक तरफ रख कर अपना आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर अपने उस शैतान नमा दुमाद के हवाले कर दिया। सामईन, आपने सुनी एक मजबूर माँ की दर्द भरी दास्तां कि कैसे एक शैतान नुमा दामाद ने अपनी हवस की आग में अपनी सास तक को न छोड़ा और बेशर्मों की तरह अपनी सास के साथ सारी हदें पार कर दी और उस बेचारी माँ को इतना मजबूर किया कि मजबूरन उनको ये सब कुछ करना पड़ा। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।